हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आज हम एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोली जाती है। और बात कर ली जाए यूएस अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जिसको बोल सकते हैं, दोनों में ही इस बार चुनाव हो रहे हैं। भारत में चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं, अगले महीने आपको रिजल्ट मिल जाएंगे और यूएस में भी चुनाव होने वाले इसी साल। तो दोनों देशों के अंदर दोस्तों लोकतंत्र कैसे काम करता है, इनकी चुनाव की प्रोसेस क्या होती है, कैसे राष्ट्रपति चुने जाते हैं यूएस के अंदर, भारत के अंदर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, इन पूरी जो बोलते हैं ना कि प्रोसेस, इसको आज समझेंगे। आज हमारे साथ फिर से आ चुके हैं यशपाल चौहान जी, हमारे एक्सपर्ट। चौहान साहब, आपका फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। नमस्कार। तो चौहान साहब, समझ गए क्या आज हम क्या बात करने वाले हैं। ऑडियंस की डिमांड ये है कि हम जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र यूएस और इंडिया में पूरी प्रोसेस क्या होती है, कैसे एक पीएम बनता है और कैसे एक प्रेसिडेंट बनता है और कितनी पावर होती है इनके हाथ में और कैसे देश चलते हैं, उन चीज़ों को आज समझाइए आज हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू नील, थैंक यू, और आपके दर्शकों का भी। आज एक ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। भारत में प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है, जबकि अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति को सबसे पावरफुल माना जाता है। एक्चुअली भारत के राष्ट्रपति सिर्फ एक नॉमिनल हेड है और जो वास्तविक पावर है, जो वास्तविक शक्ति है, वो भारत के प्रधानमंत्री में निहित है। इस वक्त दोनों जगह चुनाव चल रहे हैं और भारत में भी प्रधानमंत्री जी चुनाव के बाद बनेंगे। कैसे बनेंगे वो अधिकतर लोगों को पता है कि भारत में जो भी सरकार चुनाव के बाद, जो भी दल बहुमत में आता है या कुछ दलों का समूह जो बहुमत में अपने आप को सिद्ध करते हैं, उस दल के नेता को या उस समूह के नेता को भारत का प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। ओके। जबकि ऐसा अमेरिका के केस में नहीं है। अमेरिका में दो पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है। और नील भाई, जैसा आपने सुना होगा कि अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है। कई जगह हम लोग सुनते हैं कि अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है, या तो रिपब्लिक पार्टी है या डेमोक्रेटिक पार्टी है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, आपको सरप्राइज होगा कि अमेरिका में भी भारत की तरह मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्या बात है। हाँ, ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ यही दो पार्टियां, इसके अलावा और भी पार्टियां हैं, जैसे ग्रीन पार्टी है, लिबरेशन पार्टी है, एंटी मिनस्क पार्टी है, और भी कई पार्टियां हैं। लेकिन 250 साल से, मतलब 1820-50 से सिर्फ दो ही पार्टियों के हाथ में सत्ता आती है, या तो वो रिपब्लिकन पार्टी है या डेमोक्रेटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की। तो भारत के में एक्चुअली ये जरूरी नहीं कि पूरा चुनाव हो जाए और हमको पता हो कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। इवन बहुमत आने के बाद भी आपको पता नहीं होता कि उस पार्टी में भी कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में भी कुछ जो बहुमत जिस दल को प्राप्त हुआ हो या जो समूह जो बहुमत की बात करता हो, वो आखिर में अपना नेता बदल दें। जो चुने हुए सांसद आए हैं वो अपना नेता किसी और को बना दें। जैसा कि आपने देखा होगा, देवगौड़ा जी हमारे बने थे भारत के प्रधानमंत्री। उसी जो बहुमत दल थे, जो दलों का समूह था, उसमें वो पहली चॉइस नहीं थे, शायद तीसरी चॉइस थे। ज्योति बसु की बात चली थी, रामकृष्ण हेगड़े की बात चली थी और देवगौड़ा जी बने थे। जबकि आप देखें अमेरिका में जो चुनाव की शुरुआत होती है
वो होती ही इसी बात से है। तो सबसे पहला स्टेप अमेरिका के चुनाव का है वो ये है कि वहां पे जो आदमी या जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वो अपने इंटेंशन का अनाउंसमेंट करता है कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। और ऐसा नहीं कि कोई एक दल में एक ही आदमी अनाउंस करे। एक दल के अंदर 5, 6, 7, 8 कितने भी नंबर के लोग अनाउंस कर सकते हैं कि भाई हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, वी आर पोटेंशियल कैंडिडेट ऑफ फॉर प्रेसिडेंसी ऑफ यूएसए। पहला चुनाव का जो पहली चीज है वो ये है कि आपको अनाउंस करना पड़ेगा कि मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। दोनों ही पार्टियों में? हर पार्टी में। ओके। हर पार्टी में कितने भी लोग बन सकते हैं और ओके। कितने भी लोग अपना अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर है कि हर, जैसे मैंने बोला कितने भी लोग अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है। तो राष्ट्रपति बनने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी पहली शर्त यह है कि वो 35 साल की उम्र से अधिक आयु का हो। ओके। दूसरी शर्त यह है कि जो वो अमेरिका की सिटीजनशिप, जो अमेरिका की नागरिकता है, वो जन्म के द्वारा हो। ओके। मतलब उसका जन्म जो है वो इसमें होना चाहिए, अमेरिका में हुआ है। ओके। और तीसरा ये है कि वो कम से कम 14 साल अमेरिका में रहा भी हो। ऐसा नहीं कहीं बाहर रहते हुए इधर आके चुनाव लो। तो अगर आप इस तरह के क्राइटेरिया को तुलना करें भारत से तो आप पाएंगे कि जब हमारे मनमोहन सिंह जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो आपको ध्यान होगा कि उस समय नाम तो सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनने का था 2004 में। और उसके कई कारण हो सकते हैं कि वो क्यों नहीं बनी। हालांकि बहुमत दल की नेता थी, मतलब, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उस समय ये एक आशंका व्यक्त की गई थी कि ये भारत की नागरिकता इनकी जन्म द्वारा नहीं है, सोनिया गांधी की। हाँ, या आपको ध्यान होगा उस समय लोगों ने विदेशी मूल का मामला उठाया था कि किस तरह कोई विदेशी मूल का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। यद्यपि इस पॉइंट पे भारत का संविधान इस समय चुप है, कुछ क्लियर कट नहीं है, सिर्फ ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो वहां पे ये चीज बहुत क्लियर है कि आप अपनी उम्मीदवारी का नाम खुद तभी देंगे जब ये तीनों शर्तें पूरी कर रहे होंगे। ओके। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब मान के चलो 5-6 लोगों ने एक ही पार्टी से अपना कैंडिडेचर, अपनी उम्मीदवारी को अनाउंस कर दिया कि मैं बनूंगा, तो पार्टी तो एक को ही बना सकती है, तो बाकी 4 का क्या होगा? सही बात है। उसके लिए वहां पर क्या है कि पार्टी से कौन उम्मीदवार हो, अगर अनाउंसमेंट ज्यादा लोगों ने किया है तो जो पार्टी सेलेक्ट करेगी उसकी एक चुनाव प्रक्रिया है। और वो चुनाव प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है वो, उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक आपको आम भाषा में समझाना चाहूँगा कि उसमें 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। बट उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका में 51 राज्य हैं। जैसे भारत में कितने राज्य हैं? शायद 28 के आसपास हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो वहाँ पे 51 राज्य हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ का जनसंख्या में ज़्यादा है, जैसे हमारे यहाँ यूपी ज़्यादा, कुछ बहुत छोटे हैं जनसंख्या में। मतलब विविधताएं वहाँ भी हैं जैसी भारत में है, बल्कि वहाँ पे 1-2 स्टेट तो आइलैंड जैसे हैं, हवाना द्वीप, जो मैन कोल से नहीं जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर
और यहाँ पर अंतर ये भी है कि हमारा जो भारत का संविधान है वो सब एक है। हमारे जैसे राज्य इतने सारे हैं, हमारे राज्यों का कोई संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ पे हर राज्य का एक अपना संविधान है। क्या बात कर, और वो वास्तविक अर्थों में वही एक फेडरल है, संघ है, कई राज्यों का संघ। जबकि मेरे अनुसार मेरा ये सोचना है कि अगर हम भारत पर दृष्टि डालें तो भारत उस पॉइंट ऑफ व्यू से संघ नहीं है कि सारे राज्य अलग अलग हैं और उनका एक संघ बनाया हुआ, नहीं, भारत एक ही है, बाकी की सब उसके अभिन्न अंग है। एक संविधान है जो सब लोग जगह चलता है। कश्मीर का अलग था जिसे धारा 370 के द्वारा 2019 में खत्म कर दिया गया है। अब पूरे भारतवर्ष में एक संविधान है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि एक संविधान एक है, चुनाव आयोग एक है। उस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पूरे राज्यों में वो चुनाव को आयोजित करे, चुनाव को परिणाम घोषित करे और एमपीज, जिनको हम सांसद कहते हैं, वो पार्लियामेंट में भेजे। तो भारत में भी क्या 3 चीजें हैं। लेजिस्लेचर मतलब संसद है, एग्जीक्यूटिव्स मतलब कार्यपालिका है, और जुडिशरी न्यायपालिका। सही। यही भारत में 3 चीजें हैं। इसी तरह अमेरिका में भी 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, लेजिस्लेचर है, संसद। पर वहाँ पे संसद को कांग्रेस बोला जाता है, इसीलिए आप अमेरिकन कांग्रेस सुनेंगे तो कभी कंफ्यूज मत हो कि यार कोई अमेरिका की पार्टी का नाम है। नहीं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोला जाता है, संसद बोला जाता है, वहाँ पे कांग्रेस बोला जाता है। ये बड़ी अच्छी बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। मुझे भी आज तक कंफ्यूजन रहता था जब भी कांग्रेस का नाम आता था, मुझे लगता था कोई पार्टी है। नहीं, कांग्रेस संसद का नाम है, पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। ओके। तो जैसे हमारे यहाँ 548 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहाँ पे भी जो कांग्रेस है, अब मैं सांसद की जगह अमेरिका के लिए कांग्रेस वर्ड ही यूज़ करूँगा, तो वहाँ की भी जो कांग्रेस है उसके भी 2 हिस्से हैं। जैसे हमारे यहाँ संसद के 2 हिस्से हैं, एक हम बोलते हैं उच्च सदन या राज्यसभा जिसको बोलते हैं, सही है, और एक हम बोलते हैं निम्न सदन मतलब लोकसभा। करेक्ट। वहाँ भी 2 पार्ट हैं कांग्रेस के। एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोकसभा की तरह है, और एक उच्च सदन वहाँ पे जो है उसको बोलते हैं सीनेट। सीनेट तो आप सुनते होंगे सीनेटर, तो वो वहाँ की राज्यसभा है। और वहाँ की लोकसभा क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। और दोनों में पावरफुल कौन होता ज़्यादा, चौहान साहब? आता हूँ, यही तो सब इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जो भारत में जो लोकसभा है, जहाँ विभिन्न पार्टियों के सांसद चुनकर जाते हैं, जो बहुमत दल, जिस दल के पास बहुमत होता है उसका नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। करेक्ट। और वो प्रधानमंत्री पावरफुल है। तो जिस तरह हमारे पास जिस तरह 548 सीट है, वहां पर भी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी करीब 438 सीट है, 438। ओके, करेक्ट। और राज्यसभा में वहां पे 100 सीटें हैं, 100। ओके। हमारे यहाँ राज्यसभा में बहुत सीटें हैं। आपने देखा होगा राज्यसभा के चुनाव आते हैं, किसी स्टेट से 5 लोगों का सीट है, किसी स्टेट से 2 का है। हमारे यहाँ काफ़ी सीटें हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 100 सीटें हैं। ओके। और वो 100 सीटें बराबर हैं, भले ही कितना भी बड़ा प्रदेश हो, स्टेट हो, कितना भी छोटा हो, हर स्टेट 2 सीनेटर सीनेट को भेजता है, इक्वल। अपने यहाँ राज्यसभा जैसा नहीं है कि इतना लोग उतना लोग, इस स्टेट से ज़्यादा जा रहे हैं, उस स्टेट से कम जा रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या का सीधा प्रोपोर्शनेट है कि जितनी जनसंख्या होगी उतना रिप्रेजेंटेशन होगा। करेक्ट। बट वहाँ पे सीनेटर का फिक्स है,
छोटी स्टेट है, एक सांसद वाली स्टेट है, लेकिन राज्यसभा में सीनेट में 2 मेंबर जा रहे हैं। यूपी जैसी बड़ी स्टेट है, 80 एमएलए हैं, बट सीनेटर 2 ही जाएंगे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या अंतर है। करेक्ट। इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी है, उनमें हम कभी बात करेंगे। क्योंकि एक जरा सी बात करता हूँ मैं कि जब आप बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अगर राज्यसभा का देखते हैं तो वो पॉलिटिकल होता है, और राज्यसभा का उद्देश्य ये था कि कई अच्छे लोग जो चुनाव से नहीं जीत पाए उनको भेजा जाए। ठीक है। तो वो जहाँ कम सीटें हैं वहाँ पे शायद ज़्यादा अच्छे से प्रभावित होता है, इफेक्टिव हो पाता होगा। क्योंकि वो अगर किसी स्टेट को 2 लोग भेजना है तो वो बहुत अच्छे ही भेज पाएगा, जिसका पार्टी पॉलिटिक्स से भी कोई लेना देना ना होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे एक और, अब हम आते हैं लोकसभा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ लोकसभा का मेंबर, लोकसभा में जो दल बहुमत है में है, वो ही लोग चुनाव करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन हो। कोई जरूरी नहीं कि वो लोकसभा का मेंबर हो, वो चुनाव जीता हुआ, वो किसी भी आदमी को उठा के प्रधानमंत्री बना सकते हैं, और उसको 6 महीने में इलेक्शन लड़के या तो लोकसभा से या राज्यसभा से जीत के वो जीतना होता है ताकि वो आगे कंटिन्यू करे। राइट, यही है ना भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या हुआ कि सबसे पहले तो वो इंटेंशन को, अपने उम्मीदवारी को उसने अनाउंस किया कि हम बनेंगे। ऊपर से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो 438 सदस्य है, उनका कोई लेना देना नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव से। वो अपना कांग्रेस मतलब संसद का काम करेंगे, लेजिस्लेचर का काम करेंगे, विधायिका का काम करेंगे, बट उनका राष्ट्रपति चुनाव में एज सच कोई तुरंत, थोड़ा बहुत जो आएगा वो मैं आगे बताऊंगा, बट अभी हाल फिलहाल आप समझिए उनका कोई रोल नहीं है। तो पूछेंगे फिर कौन चुनाव करता है, चलो वो मैं आता हूँ, पर पहले इस पे आते हैं कि पार्टी कैसे डिसाइड करती है कि उसका कैंडिडेट कौन हो। करेक्ट। और ऐसा भी नहीं है जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई पार्टी अध्यक्ष ने बोल दिया फला आदमी हमारा फेस है तो वही है। ओके। मतलब पार्टी को ऐसा अधिकार नहीं है वहाँ पे कि अगर 8 लोगों ने किया तो वो उन 8 को हटा के किसी और को कर दे, या 8 में से भी किसी मनपसंद आदमी को कर दे, बोले पार्टी प्रेसिडेंट तो ये कह रहा है। नहीं, क्योंकि वो सबसे, अमेरिका का सबसे पावरफुल व्यक्ति है। तो पार्टी को भी, मतलब वहाँ का संविधान कहता है कि कैसे आपको सेलेक्ट करना है उम्मीदवार, कैसे आप टिकट दोगे किसी को। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, मैं थोड़ा एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आपको शेयर करता हूँ, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो 5 साल के लिए बनता है। राइट, 5 साल हमारी सरकार चलती है। करेक्ट। लेकिन ऐसा गारंटी तो नहीं है, बीच में उसका बहुमत गिर गया, कुछ विधायक, कुछ सांसदों ने इधर उधर पाला चेंज कर दिया, आपने देखा होगा अविश्वास प्रस्ताव आ गया और वो हार जाए तो वो गिर जाता है, वो प्रधानमंत्री नहीं रहता, फिर उसकी जगह दूसरा बनेगा। तो हमारे यहाँ जो कमिटमेंट है, जो सॉलिडिटीपन है, वो आपको दिख नहीं रहा है कि भाई एक बार जनता ने जैसे चुना तो 5 साल तक वो रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक कार्यकाल में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री बने हैं। देवगौड़ा जी बने, इंद्र कुमार गुजराल बने, अटल बिहारी वाजपेयी बन के हार गए एक वोट से, तो फिर वो बने, कभी बीपी सिंह बने, कभी चंद्रशेखर बने। राइट, करेक्ट। मतलब वो प्रधानमंत्री पद में तो पावर है, लेकिन प्रधानमंत्री व्यक्ति वहाँ टिका रहे 5 साल बिना किसी वाद विवाद के, उसका टेंशन इस चीज में कभी न जाए कि मैं हट सकता हूँ, ऐसा प्रावधान, ऐसी शक्तियां तो भारत में नहीं है। जबकि आप अमेरिका में देखें
तो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद 4 साल तक राष्ट्रपति रहता है, 5 साल तक नहीं, कितने साल तक? 4 साल तक। हाँ, लेकिन उस 4 साल में उसको कोई हटा नहीं सकता। वो सिर्फ एक महाअभियोग हो तो जो आज तक 250 साल में कोई प्रधानमंत्री, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति पे हट नहीं पाया है महाअभियोग से आज तक 250 साल की हिस्ट्री में। ओके। या फिर वो मर जाए, ऊपर चला जाए, तो ही 4 साल के अंदर होगा। अदरवाइज अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई हटा नहीं सकता। एक बार बन गए तो 4 साल फिक्स, ऑलमोस्ट फिक्स। और वो आपको इतनी पावर देता है कि जो आप चाहते हैं वो करें, जो ठीक समझते हैं वो आप करें, फुल पावर के साथ। फुल पावर के साथ। और अमेरिका का राष्ट्रपति किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो उसके अपने विवेक के ऊपर है। कोई जरूरी नहीं कि वो किसी सांसद को बनाए, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में से लेके आए, अपने पार्टी का लेके आए। इसीलिए वहां पे पार्टी जब आप राष्ट्रपति बन जाते हो तो फिर आप ही आप हो। तो जो कहते हैं हम विकास या डिफेंस या ये वो, उसका जो अपना कन्विक्शन है, उसकी जो प्लानिंग्स हैं, वो पूरा स्वतंत्र होता है कि उनको इम्प्लीमेंट करे और बिना किसी डिस्टरबेंस के। उसको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है कि मेरे सांसद मैं हट जाऊंगा या ये वो पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है जैसा आप हमारे यहाँ देखते हैं। वो सबसे उसको कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग इसको कह भी सकते हैं अरे फिर तो वो डिक्टेटर बन जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। सही बात, लेकिन सही बात है, लेकिन उसका प्रोसेस का तरीका देखो कि अभी आप वो कितना स्ट्रांग है। अब हम उस पर आते हैं, बैक टू पॉइंट अवर जो डिस्कशन चल रहा है कि अगर उसने अनाउंस किया तो फिर क्या होगा। तो वहाँ पे जो 51 राज्य जो मैंने बात किया, सबका एक अपना अलग अलग रूल्स हैं, मैंडेट्स हैं। तो वहाँ 2 तरह का सिस्टम है जिसमें वो क्या करते हैं, कुछ डेलीगेट चुनते हैं। तो वहाँ हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में लोग वक्त बात करते हैं। तो 2 तरह का है, एक तो उसको प्राइमरीज बोलते हैं, एक कॉकस बोलते हैं। ओके। तो प्राइमरीज में क्या होता है कि आप चुनाव करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और ये चुनाव करते हैं यार कि मतलब पार्टी के मेंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चुनाव करते हैं कि यार किसको वोट देना चाहिए, कौन कैंडिडेट अच्छा है, कौन होना चाहिए। वो पूरा डिस्कस करके फिर वो एक डेलीगेट चुनते हैं कि हमारा जो है वो ये करेगा, ये बताएगा। तो इसमें प्राइमरीज में भी 2 तरह के होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। क्लोज का मतलब उसमें से पार्टी के लोग ही बताएंगे, आके डिस्कस करेंगे। ओके। और ओपन में क्या है कि दूसरी पार्टी का भी आके बता सकता है, अपना वोट डाल के जा सकता है, विरोधी पार्टी वाले। अब हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इंडिया के संदर्भ में समझाऊं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में मान के चलो मोदी जी कहते हैं कि यार मुझे प्रधानमंत्री बनना है और पब्लिक में ओपन वाला चुनाव चल रहा है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो बीजेपी के लोग तो आके वोट डालेंगे ही डालेंगे, जो मेंबर्स वगैरह हैं। कोई कांग्रेस का भी आके डाल सकता है कि नहीं मोदी को डालना है या नितिन गडकरी को डालना है या अमित शाह को डालना है, वो भी आके डाल सकता है। तो वो वोट डालने से चुना कौन जाता है, डेलीगेट। ओके। उसको डेलीगेट बोलते हैं वहां पे, ठीक है। और दूसरी होती है कॉकस। कॉकस में क्या होता है कि वोटिंग नहीं होती, वहां पे कोई हॉल में, कोई जगह, इवन रोड पे, वहां लोग इकट्ठा होते हैं, वो डिस्कस करते हैं खूब ज़्यादा और हाथ उठा के फाइनली वो जिस भी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट का बात करते हैं उसके लिए वो डेलीगेट को फाइनल कर देते हैं। ओपन होता है, कोई वोटिंग नहीं। ओके। और वो 4-4, 5-5 घंटे डिस्कशन चलता रहता है। तो ऐसे काफ़ी टाइम में हर स्टेट में जो मतलब हर पार्टी के जो डेलीगेट्स हैं वो एरिया वाइज डिपेंड कर सकते हैं। किसी पार्टी के कितने भी अपने पार्टियां डेलीगेट रख सकती हैं, ठीक है। जैसे
किसी पिछली बार किसी पार्टी के 3,200 थे तो किसी के 6,000 थे। तो एक बार जब पार्टियों के डेलीगेट फिक्स हो गए तो थर्ड पॉइंट क्या होता है कि पार्टी अपना एक नेशनल कन्वेंशन करती है, एक नेशनल मीटिंग एक जगह, और वहाँ पे सारे डेलीगेट्स पहुँचते हैं उस पार्टी के, रिपब्लिकन का या जिस भी पार्टी का डेलीगेट चल रहा हो, या तीसरी पार्टियों का, चौथी पार्टी का, वहां पे वो डेलीगेट वोट डालते हैं कि किसको हमारी पार्टी का कौन होना चाहिए, किसको सेलेक्ट करना चाहिए। करेक्ट। हाँ, तो इस दौरान क्या होता है कि कई बार जो प्राइमरीज और कॉकस का जो चल रहा होता है, इसमें कैंडिडेट खुद जाके भी प्रचार कर सकता है, भाई अपनी चीज़ें बता सकता है, या उसके रिप्रेजेंटेटिव जाके बता सकते हैं। और ये इतना टाइम लगता है ना इसमें, 2, 4, 5 महीने, इसमें कई बार उम्मीदवार को समझ में आ जाता है यार ये मेरी बस की बात नहीं, मैं इतना पॉपुलर हूँ नहीं, तो बीच में ही अपना नाम वापस ले लेता है। वो फ्रीडम है, या वो कह सकता है भाई मैं ले रहा हूँ और इसको इंडोर्स करता हूँ। जैसे अभी ट्रम्प के लिए इस बार विवेक रामास्वामी इंडियन मूल के, उन्होंने वापस ले लिया था। हाँ करेक्ट, एंड मौके पे सही है। तो मतलब आप समझ रहे होगे, पर फिर भी अगर मान के चलो 3-4 लोग अड़े हुए हैं, तो वो नेशनल कन्वेंशन वाले दिन सारे डेलीगेट्स मिलके उस पार्टी का करते हैं और उसमें एक नाम आ जाता है। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और मिस कर गया जो आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव है, क्योंकि वहां पे उपराष्ट्रपति भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। तो जो पार्टी में ना उपराष्ट्रपति भी चलता है, जैसे फिलहाल बाइडेन के साथ कमला हैरिस है। अब आप पूछोगे कि भारत का उपराष्ट्रपति तो सिर्फ राज्यसभा सीनेट का ही प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा का हमारे यहाँ, और अगर भारत का अगर मान के चलो राष्ट्रपति किसी वजह से छोड़ दे बीच में या खत्म हो जाए, तो हमारे उपराष्ट्रपति बनते हैं राष्ट्रपति। लेकिन उनका भी जो टेन्योर होता है ना, जो कार्यकाल, वो सिर्फ 4-5 महीने का ही होता है, क्योंकि उसमें फिर ये व्यवस्था दी गई कि आपको 5 महीने में री इलेक्शन करा के राष्ट्रपति को चुनना है। ओके। लेकिन अमेरिका में, या जैसे भारत का प्रधानमंत्री जो हैं, वो तो मैं बताएं कितनी भी बात बदल सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति का बहुत बड़ा रोल है। अब पूछो आप क्या रोल है? तो जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो है वो उसको 4 साल तक कोई हटा नहीं सकता, ओके। लेकिन अगर वो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश उनकी जिंदगी खत्म हो गई, मर गए, तो क्या होगा? तो जो उपराष्ट्रपति है ना, वो राष्ट्रपति बन जाएगा, और बचे हुए टर्म में उसको भी कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि अब वो राष्ट्रपति हो गया है। ओके। फुल मेजोरिटी के साथ, फुल पावर के साथ, उन्हें भी कोई हटा नहीं सकता। नहीं, मेजोरिटी तो पॉइंट मतलब ही नहीं है। हाँ। वो बन गया, एक बार आप राष्ट्रपति की चेयर पे बन गए तो वो 4 साल आपके हैं, हो गए। और अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति बन जाएंगे, उस चेयर पे बैठ जाएगा, और बचा हुआ कार्यकाल जो है वो पूरा करेगा, और वो पहले ही दिन से राष्ट्रपति ही होगा, वो उसके सारे पावर्स होंगे। तो इसलिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का वहां पे बेसिकली किसी पार्टी का एक ही टिकट रहता है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, पहले अलग अलग चुनाव होते थे, लेकिन आजकल तो वो एक ही टिकट है, एक पेयर की तरह, वो है कपल की तरह। ओके। ताकि वो प्रॉब्लम्स ना हो। पता चला दूसरी पार्टी वाला उपराष्ट्रपति जीत गया तो, और वो बन गया, तो वहाँ से डायरेक्शन ही अलग हो जाएगी। तो उसको उन्होंने एक संविधान में संशोधन किया है इस चीज का। अब जो, अगर आपको लग रहा होगा कि उपराष्ट्रपति भी दुर्भाग्यवश चले गए तो क्या होगा? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। तो इस केस में वहां पे चुनाव तो किया ही नहीं जाता। वो इसके बाद क्या होता है कि वहां पे ऑलरेडी 15 ऑफिसर्स की लिस्ट रखी जाती है कि अगर वो भी कुछ हुआ तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये।
उपराष्ट्रपति के टाइम के बाद एक 15 ऑफिसर्स की, वो ज़्यादा डिजिग्नेटेड लिस्ट में, उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट एवरीथिंग इज क्लियर कि भाई 4 साल मतलब 4 साल, नो चेंज, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, ये चीज है तो यही है। तो चुनाव तो साहब 4 साल में एक ही बार होने वाला है, कुछ भी हो जाए। उनके पास प्लान A, B, C, D, E, F सब है 15, मतलब चुनाव तो 4 साल में ही होगा। हाँ, जब ऐसा नहीं कि आपको बीच में इंडिया में जैसे हिलाने लगते हैं कि यार अविश्वास प्रस्ताव ले आए, या इवन जो दल बहुमत है उसी में कोई आदमी आ जाता है कि नहीं मेरा ग्रुप स्ट्रांग हो गया। तो जबकि मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था नेपाल के प्रधानमंत्री श्री प्रचंड जी के बारे में कि उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव आया है, और जबकि 2 साल पहले, 2 भी नहीं 1.5 दिसंबर 2022 में उन्होंने वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो 1.5 साल में, और आपको आश्चर्य होगा, ये पहला अविश्वास प्रस्ताव नहीं, ये चौथा अविश्वास प्रस्ताव है इनके खिलाफ। हाँ, और वो बोल रहे हैं कि ये भी जीत जाएंगे क्योंकि पिछले 3 भी जीते हैं, तभी तो अभी तक टिके हुए हैं। मतलब 1.5 साल में 4 अविश्वास, तो बंदा काम क्या करेगा भाई? इससे पता चलता है कि कितनी अनसर्टेनिटी बनी रहती है यहाँ पे। हाँ, इस तरह से ये पता चलता है कि हमारा अमेरिका का सिस्टम कितना स्ट्रांग है। करेक्ट। चलो हम फिर से बैक पॉइंट पे आते हैं। तो डेलीगेट्स आ गए, उन्होंने जो नेशनल कन्वेंशन, पार्टी का नेशनल कन्वेंशन, जैसे आरसीएन रिपब्लिक नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन, डेमोक्रेटिक का DCN, उसमें डिसाइड हो गया कि भाई कौन हमारा कैंडिडेट है राष्ट्रपति का और कौन कैंडिडेट है हमारा वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का। करेक्ट। तो ये जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है, और वहाँ पे डेट फिक्स है, वो डेट पे ही करने का है। इसके बाद अब चुनाव होगा। अब क्या होगा? जब पार्टियों के कैंडिडेट फिक्स हो गए कि भाई फॉर एग्जाम्पल जैसे डेमोक्रेट्स के मान लो बिडेन फिक्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, और रिपब्लिकन पार्टी के ट्रम्प हो गए, तो अब इनमें चुनाव होगा। और जैसे नॉर्मली लोग बाग कहते हैं कि वहाँ पे डायरेक्ट जनता राष्ट्रपति का चुनाव करती है, जो कुछ हद तक सही है, लेकिन एकदम डायरेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट है। अब क्या होगा? अभी ये डेलीगेट्स का काम खत्म हो गया, अब चुनाव होता है। वहाँ पे चुनाव जो होता है वो कब होता है? वो होता है नवंबर के महीने में, जो मंगलवार आएगा पहले सोमवार के बाद। क्या बात है, ये स्पेसिफिक है सब? फिक्स है, फिक्स, ऑलवेज, किसी भी साल में होगा तो ये चुनाव इसी दिन होना है। उसके पहले तक ये सारी प्रक्रियाएं हो गई जो अभी तक हमने बात की, प्राइमरीज, कॉकस, नेशनल कन्वेंशन, ये सब हो गया। और इसके बाद भी उसको 1-2 महीने मिलते हैं, क्योंकि अब तो प्रचार करना पड़ेगा ना भाई उनको भी। सही है। तो ये चुनाव का डेट फिक्स है कि जो मंगलवार आएगा नवंबर के महीने में, और पहले सोमवार के बाद। तो पहला सोमवार 1 तारीख को भी आ सकता है, तो 2 तारीख को चुनाव होगा, या पहला सोमवार आखिरी में आया मान के चलो 7 तारीख को, तो 8 को होगा। तो जो राष्ट्रपति चुनाव होगा वो 2 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में किसी भी डेट पर, जो मंगलवार है, जो पहले सोमवार के बाद आता है, उस दिन होता है। करेक्ट। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें चुने कौन जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो वहाँ की लोकसभा है, उसके जो मेंबर हैं वो लोग तो हैं ही, वो अपना काम करेंगे विधायिका के लिए, लेकिन उतने ही नंबर के लोग चुने जाते हैं जिनका काम होता है फाइनली वो राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो जैसे कैलिफोर्निया में, मान के चलो कैलिफोर्निया में 54 मेंबर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो यहाँ पे 54 लोगों को चुना जाएगा, 54 रिप्रेजेंटेटिव, या मैं थोड़ी देर के लिए डेलीगेट्स का नाम यूज कर लेता हूँ कि 54 लोगों को, 54 डेलीगेट्स को चुना जाएगा। ओके, करेक्ट। तो वहाँ पे कुछ स्टेट बहुत बड़ी हैं, जैसे मैंने बोला कैलिफोर्निया, टेक्सास, और वहाँ पे कुछ स्टेट ऐसी जहाँ पे सिर्फ एक ही है इलेक्टोरल कॉलेज,
या हिंदी में उसको बोल सकते हैं निर्वाचक मंडल सदस्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये निर्वाचक मंडल क्या करने वाला है, उसको चुनने वाला है राष्ट्रपति को, जो हर पार्टी के होंगे। तो अभी क्या होगा कि जो ये मेंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉलेज, जो जैसे टेक्सास में 17 सीट्स हैं, कैलिफोर्निया में 54 है, तो ये 54 चुने जाएंगे। वो जो लोकसभा के मेंबर थे वो तो अलग हैं, ये सेपरेट लोग चुने जाएंगे जिनका सिर्फ काम सिर्फ इतना होगा कि वो राष्ट्रपति को चुने और इसके बाद उनका काम खत्म। तो वो मेंबर अलग हैं, जैसे हमारे यहाँ जैसे नहीं कि वही सांसद हैं, वही संसद में जाते हैं, वही नियम कानून बनाते हैं, वही प्रधानमंत्री को सेलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ राष्ट्रपति के लिए ये अलग 538 लोग आने वाले हैं, सिर्फ राष्ट्रपति की चुनाव के लिए आएंगे कि हाँ राष्ट्रपति- बस वो उनका चुनाव पब्लिक करेगी। ओके। तो वहाँ चुनाव बेसिकली बहुत बार होते हैं, जो जैसे अपने यहाँ सांसद 5 साल के लिए बनता है, वहाँ जो लोकसभा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो हर 2 साल में चुनाव हो रहा है। ओके, तो वहाँ पे एक आदमी कितने वोट डालेगा, एक वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर को डालेगा, एक वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज जो निर्वाचक मंडल है उसके लिए डालेगा, और सीनेट का भी चुनाव होना है। तो मतलब बट एक ही दिन में सब करेगा वो। तो फिर हम बैक टू द पॉइंट आते हैं, बाकी उसमें कॉम्प्लिकेसी में नहीं जाते, हम सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव तक रहते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो 540 जो 438 हैं मेंबर्स, 438 आपके निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाएंगे, और जो 100 सीनेटर हैं वो भी वोट डालेंगे। तो टोटल वोट कितने हो गए, 438 प्लस 100 538। तो राष्ट्रपति को इन 538 में से 270 वोट जीतना है, मेजोरिटी। हाँ, ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है ना, ये तो वो हो गए। तो राष्ट्रपति को इन लोगों में से 270 वोट उसको जीतना है। तो अभी क्या होगा कि जो सदस्य एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक क्षेत्र से एक सदस्य लड़ेगा और वो बोलेगा कि हम सपोज ट्रम्प को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वो रिपब्लिकन पार्टी का हुआ, ट्रम्प को हुआ, और एक सदस्य बोलता है कि हम बाइडेन को करेंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो ये पार्टियां अपने सदस्यों को चुनाव करके उनको चुनाव लड़ाएंगी, ठीक है, और फिर इस तरह से लोग जीत के आते हैं और वो जीत के चुनाव करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत अच्छा खेल है, जो कई लोग जिसका बुराई भी करते हैं, पर मुझे तो ठीक लगता है पर्सनली। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, कोई सांसद जीतता है, जैसे कोई सांसद जीतता है तो एक कांग्रेस से खड़ा हुआ, एक बीजेपी से खड़ा हुआ। कई बार आप देखते होंगे कि बड़े कांटे की लड़ाई हुई, सिर्फ कुछ हजार वोटों से एक पार्टी का कैंडिडेट जीता। लेकिन जीतने के बाद आप क्या कहते हो कि ये तो हमारे पूरे क्षेत्र का सांसद है। अब वो बात खत्म हो गई ना कि हमको वोट इसने दिया था, उसने दिया था, किसने नहीं दिया था। वो सारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। करेक्ट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ। अब आपको मजा आने वाला है। एक कॉन्सेप्ट है विनर टेक्स ऑल, जीतने वाला सब ले लेता है। तो इसको मैं समझाने के लिए, जैसे कैलिफोर्निया स्टेट है, वहाँ पे 54 सीटें हैं, तो 54 सदस्य चुने जाने हैं, जो या तो ट्रम्प के सदस्य होगा, रिपब्लिकन पार्टी के लिए वोट करने वाला होगा, या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट करने वाला होगा और बाइडेन का होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली का देता हूँ। दिल्ली में लोकसभा की सीट कितनी है? 7 संसद है, और कैलिफोर्निया की 54 है। तो जो विनर टेक्स ऑल का क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे दिल्ली में 7 सांसद को जीतना है, ओके, या तो वो बीजेपी के होंगे या कांग्रेस के होंगे कि या किसी और पार्टी के होंगे। तो ऐसे ही मान के चलो कि अगर दिल्ली थोड़ी देर के लिए अमेरिका के पैटर्न पे अगर हम सदस्य चुने तो कैसे चुने जाएंगे। विनर टेक्स ऑल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझाने की मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेजोरिटी में आएगा वो सारी सीट ले जाएगा। मतलब अगर मान के चलो दिल्ली की 7 सीटों में 4 सीट बीजेपी जीतती है,
3 सीट कांग्रेस जीतती है तो पता है रिजल्ट क्या आएगा? कि जिसने ज्यादा सीटें जीती उसकी सारी सीटें। तो जो 3 सांसद अगर कांग्रेस के जीते हैं तो वो बीजेपी में जाएंगे, सांसद ही चले जाएंगे पूरे। क्योंकि उसका काम सिर्फ वहां पे तो उसका काम सिर्फ राष्ट्रपति को वोट दे के काम खत्म हो जाता है ना, फिर तो उसका कोई काम है नहीं। करेक्ट। तो वो जो वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो मान के चलो 54 सीटें हैं, 54 की आधी कितनी हुई? 27। अगर एक को 29 मिली ट्रंप को और उसको बची हुई कितनी मिल गई? 25 मिली। तो जो 25 डेलीगेट हैं, जो 25 जीते हैं बिडेन वाले, वो सारे ट्रंप के हो जाएंगे। पूरा स्टेट एक को ही जाएगा। ओके, विनर टेक्स ऑल, मतलब जो स्टेट कंप्लीट एक को जाएगा। जैसे अभी इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि इंडिया में भी आप सोचो ना कि जो सांसद जीता वो खाली ये उनका नहीं हुआ ना, जिन्होंने वोट दिए, वो तो पूरे क्षेत्र का हुआ। तो वहां पे उन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट रखा है, और ये कॉन्सेप्ट जब से संविधान बना है 250 साल पहले से, तब से ही चला आ रहा है। और इसके कुछ बहुत फायदे भी हैं, कुछ लोग इसकी बुराई भी करते हैं, बट फायदा ये है कि इसमें सबको मौका मिलता है और स्टेट की एक वैल्यू बनी रहती है। करेक्ट। अभी नहीं तो, लेकिन इसमें ये मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें जो वहाँ पे 50 राज्य हैं उसमें 48 राज्यों में ये सिस्टम है, 2 में नहीं है। लेकिन उन 2 में सिर्फ टोटली 4 सीट है या 3 सीट है। तो वो वैसे भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा ज़्यादा। नहीं, बाकी एक जगह वाली में वहाँ पे मिनिमम 3 सीट तो किसी भी स्टेट में होना ही है ना। देखो, मिनिमम इस जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीट 1 है और सीनेटर हर जगह 2 हैं, चाहे भले कितना भी छोड़। तो टोटल 3 वोट तो हो ही जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, राइट। तो अब हम आते हैं पुराने इसी बात पे कि जो विनर टेक्स ऑल होने से वहाँ पे हो क्या जाता है। तो वहाँ पे जो 50 स्टेट हैं उनको वो 3 तरह की स्टेटों में बोलते हैं। एक होता है ब्लू स्टेट, एक होता है रेड स्टेट, एक होता है पर्पल स्टेट। ब्लू स्टेट का मतलब है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्योंकि देखो वहाँ पूरी स्टेट के फाइनली तो एक ही पार्टी को जाना है। तो नॉर्मली अगर आप देखो कि भाई पिछले 5, 6, 7 इलेक्शन से कौन सी पार्टी कौन सी स्टेट को ले ही जा रही है, तो वो हो गई ब्लू स्टेट। मतलब यार यहाँ तो डेमोक्रेटिक फाइनली आई जाती पूरी की पूरी, क्योंकि उनके थोड़े भी ज़्यादा होंगे तो वो पूरी स्टेट आना है। करेक्ट। जो रेड स्टेट है मतलब रिपब्लिकन की स्टेट है, ठीक है। तो ऐसे 10-10 स्टेट तो हैं, और कुछ स्टेट होती है स्विंग स्टेट, जो कभी इधर चली जाती कभी उधर चली जाती है, क्योंकि जाना तो पूरे एक ही पार्टी को है। तो कभी पता चला थोड़े उसके इस बार इस पार्टी के ज्यादा गए, उस बार उस पार्टी के आ गए। तो अब आप देखो इलेक्शन कितना सिंपल हो गया। हमारे यहाँ बेचारे हर पार्टी को हर स्टेट में जाके हर क्षेत्र को, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतने के लिए रैली कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हर जगह जगह आप देखो मोदी जी जा रहे हैं, राइट। करेक्ट। और वहाँ पे इलेक्शन इतना सिंपल हो गया कि यार तुमको पता है यार ये सीट तो मैं मतलब 6-7 इलेक्शन से हमारी पार्टी को ही आ रही, रिपब्लिकन को ही आ रही है, या उसको ही ये स्टेट आ रहा है, तो वहाँ आदमी प्रचार करने नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? वो तो उसकी अपनी है। ये उसको ये भी फीलिंग आ सकते हैं यहाँ ज़्यादा मेहनत मत करो, यहाँ तो हमारी अब आती नहीं है। तो वहाँ पे ना जो पर्पल स्टेट बोला जाता है, जो स्विंग स्टेट है, या कई बार उनको बैटल ग्राउंड स्टेट तक बोला जाता है, क्योंकि असली मुकाबला तो वहीं होना होता है। तो वहाँ पे ये लोग जान लगा देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो जो कुछ स्टेट हैं जो बड़ा स्विंग करती हैं, जैसे पेनिनसुला है, ओहियो है, तो ये स्टेटों में ना ये लोग जान लगा देते हैं। जिसने स्विंग स्टेट को प्राप्त कर लिया मतलब वो बन गया प्रेसिडेंट। असली लड़ाई असली लड़ाई इधर ही होती है। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका रेड स्टेट तो इस बार भी रहा है गई, हाँ वो चेंज हो सकता है, बट फिर भी एक वो है।
तो मैं फिर आता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि इस कॉन्सेप्ट के चलते कि पूरा स्टेट हमारा है, हो सकता है वोट आपको ज़्यादा मिले हों लेकिन आप हार जाओ तब भी। ऐसा 2 बार हुआ भी है। हाँ, अभी रिसेंटली, मतलब जैसे इंडिया के वोटिंग पैटर्न को मैं कहूँगा, अगर वहाँ पे देखो तो उसको वो कहते हैं पॉपुलर वोट, जो एक्चुअल वोट आपको मिले, ठीक है ना। इसके बाद ही एक तरफ होते हैं ना, वो तो जीतने के बाद या हारने के बाद। करेक्ट। लेकिन जो पार्टी को, जो कैंडिडेट को स्पेसिफिकली जो वोट मिले, क्योंकि इस सदस्य के चुनाव में कैंडिडेट का भी नाम लिखा होता है, उसका अपना नाम प्लस ट्रम्प या जो उम्मीदवार है उसका पार्टी का नाम। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी पार्टी को तो वोट मिले लेकिन आप हार गए, मतलब आपकी पार्टी को ज्यादा वोट मिले। 2016 के चुनाव में पॉपुलर वोट ट्रम्प को कम मिले थे, हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा मिले थे। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति बन गए ट्रम्प। यही विनर टेक्स ऑल, बड़ा स्टेट स्विंग कर गया, उसको पता चला पूरे ले गया वो। अभी कोई स्टेट मान लो 10 सीटें रखता है, तो वो 5 और 6 और 5 जीतता है, तो खाली इसको 5 ही मिली, 6 और 5 में 11 ही मिली ना उसको। लेकिन कोई 54 वाली स्टेट में तो आप 20 ले गए। तब गेम चेंज हो जाता पूरा बड़े स्टेट्स में। तो मतलब वो पॉपुलर वोट मिलते हुए, पब्लिक का वोट मिलते हुए भी आप हार गए। लेकिन इसमें मैं फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा बनाने के पीछे लॉजिक क्या है। ओके, ठीक है ना। इसकी वजह से कई बार आपके जो पार्टी पॉलिटिक्स है या जो चुनावी मुद्दे इधर उधर के फालतू के हो जाते हैं, कुछ चीज़ें वो हट जाती हैं इस तरह से करने से। तो अभी हम फिर से बैक टू द पॉइंट आते हैं कि अभी ये डिसाइड हो गया, जो चुनाव निर्वाचक मंडल है उसमें किस पार्टी के सदस्य आ रहे हैं। तो देखा जाए तो ये तो उसी दिन क्लियर हो जाता है कि अब कौन बनने वाला है, ठीक है। बट इसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये सेलेक्ट हो गए 438, 100 सीनेटर आपके सेलेक्ट हो ही चुके हैं, तो ये लोग फिर वोट डालते हैं कहाँ पे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब कांग्रेस के अंदर जाके फिर ये लोग वोट डालते हैं। ओके। और वोट डाल के वो जिता देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी आप पूछ सकते हो कि अगर कोई ट्रम्प वाला आदमी के हिलेरी को डाल दे तो क्या होगा, करेक्ट। इस पार्टी का उसको डाल दे तो क्या होगा। बट आज तक ऐसा हुआ नहीं, और 1-2 बार हुआ है तो उनसे कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ तो लमसम वोट डाल रहे हैं ना, इकट्ठे ठोक के वहाँ वोट चलते हैं ना, मतलब वो एक ही पार्टी को जाना है, क्योंकि एक स्टेट से सारे वही आ रहे हैं। तो कुछ वोटों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, 1-2 से होता नहीं है। एल्दो इनको बोला जाता है प्लेज्ड, आप शपथ लिए हुए हैं कि हम इसकी क्या डालना है, पर फिर भी अनफेथफुल हो सकते हैं वो। रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के अंदर जाके चुनाव होता है और ये वोट डाल देते हैं, और जो 270 से ज्यादा लेके आ जाता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए। अभी आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि अगर टाई हो गया तो क्या होगा, 270 ऐसा हुआ कभी? किसी वजह, ऐसा मान लो किसी वजह से हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा? विनर टेक्स ऑल, वो फॉर्मूला काम आएगा? नहीं, इनका काम तो खत्म हो गया। अभी ये निर्वाचक मंडल जो आए थे, इनका काम खत्म। चाहे तुमने किसी को चुन लिया या चाहे तुमने किसी को टाई करा दिया, ठीक है। संविधान में उसका भी प्रोविजन है कि अब आपका काम खत्म है। तो अब कैसे चुनाव होगा? टाई मैच हो गया। अभी टाई हो गया, तो अब क्या हुआ, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ना, वहां पे चुनाव होगा। और वहां पे ऐसा नहीं होगा कि जो वहां के जो ओरिजिनल, जैसे अपने यहाँ के सांसद, जो वहां के सांसद हैं 438, वो वोट डालेंगे, नहीं। अब वहां पे क्या नियम है वहां के संविधान के अनुसार, कि हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेशन चुना जाएगा, हर स्टेट का एक वोट होगा। कितनी स्टेट हैं? 51, 50-51, ठीक है। आप सोच रहे हैं मैं कभी 50 बोलता हूँ कभी 51 बोलता हूँ, ये क्या चक्कर है?
तो एक्चुअली 50 स्टेट हैं, और जो वाशिंगटन डीसी जो राजधानी है उसको भी इन्होंने एक तरह से स्टेट वोटिंग राइट दे दिया है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली को दिया हुआ है। ओके। एल्दो वो स्टेट नहीं है, बट वो राष्ट्रपति चुनाव में उसका वोटिंग राइट्स है। ओके। तो इसमें हर स्टेट को एक वोट डाला जाएगा, और वो स्टेट का अपना, जैसे मैंने बताया हर स्टेट का अपना संविधान है, तो स्टेट डिसाइड करेगा कि वो एक बंदा कौन होगा रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे बिहाफ पे वोट डालेगा। करेक्ट। तो हर स्टेट का एक वोट होगा, टोटल हुए 51 वोट। जिसने 26 जीत गए ले लिया वो चुनाव जीत जाएगा। ओके। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि टाई होने के चांसेस बहुत कम होंगे। हाँ, लेकिन अगर हो भी गए तो ये होना है। प्लान बी रेडी है। और अगर यहाँ भी कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, आई हो गया या नहीं कर पाए, या ये लोग नहीं डिसाइड ही नहीं कर पाए, ऐसा सोच लो थोड़ी देर के लिए, डीलम डाला काम चल रहा है, या क्योंकि डेटा हर चीज की फिक्स है कि इस दिन ये होना ही होना है। ओके। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी को उसने शपथ लेना है तो लेना ही है। ये प्री फिक्स है डेट। ये डेट फ्री फिक्स है भाई शपथ लेने की, नए राष्ट्रपति की। ठीक है, तो अगर ये लोग किसी वजह से नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, वैसे तो ले ही लेंगे, लेना ही चाहिए, तो उस केस में क्या होगा कि फिर दोनों कैंडिडेट को बोलेगा जाएगा टाटा बाय बाय। फिर कौन बन जाएगा? उठा के उपराष्ट्रपति को बना दिया जाएगा। क्या बात है। वैसे ऐसा होता नहीं है। अच्छा, टाई के केस में क्योंकि टिकट तो एक ही है, दोनों पेयर की तरह चल रहे हैं, तो राष्ट्रपति के केस में ये 50 वोट दे, हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेशन वोट है। तो वाइस प्रेसिडेंट का कैसे चुनाव होगा? क्योंकि 22 राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट तक तो वो इलेक्टोरल कॉलेज काम कर रहा था। अभी टाई की कंडीशन में क्या होगा कि जो राष्ट्रपति के लिए तो एक एक वोट हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव डालेगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो 100 सीनेटर है ना, वो वोट डालेंगे, और जो जीतेगा वो उपराष्ट्रपति बनेगा। ओके। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी आपको समझ में आया होगा कि मतलब राष्ट्रपति को अगर इतनी पावर दी गई है तो उसका सिलेक्शन भी कितना टफ है। सही बात। और वो डायरेक्टली कहूँ, हमेशा कहा भी जाता है कि उसको जनता ने डायरेक्ट चुना है, थोड़ा इनडायरेक्ट है। ये कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज आ गया, जो निर्वाचक मंडल आ गया, तो इसीलिए वो लोग बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, वो बहुत पावरफुल डिसीजन ले सकते हैं, और उन्होंने डिसीजन लिए हैं। जापान पे बम पटकने का डिसीजन था ना भाई, किसी राष्ट्रपति ने तो लिया होगा, और वहां पे राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता। हाँ, ये चीज मुझे आपसे पूछनी थी। 2 कार्यकाल होते हैं इनके। 2 कार्यकाल होते हैं, पहले ज्यादा थे, बट फिर बाद में ये संशोधन लेके आए हैं और इन्होंने बोला कि 2 कार्यकाल से ज्यादा नहीं होंगे। बल्कि इसके एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वाशिंगटन, नेचुरली वो भी नेहरू जी की तरह थे। पूरा देश अगर आज़ाद किया किसी ने तो आदमी उनको बोलता तो आप बनो। नेहरू जी हमारे 4 बार प्रधानमंत्री रहे, तो उन्हीं को ही बनाया गया, जॉर्ज वाशिंगटन को राष्ट्रपति। दूसरे अटेम्प्ट में बोला भाई आप ही बनेंगे, तीसरे में भी उनको बोला आप ही बनेंगे, जबकि वो मना कर रहे थे। पर अनफॉर्चुनेटली शायद वो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए थे, खत्म हो गए थे 1-2 साल के अंदर। तो इस तरह की कुछ केस हुए हैं जिसमें, जैसे अब्राहम लिंकन बहुत फेमस अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी भी आपको ध्यान होगा गोली मार के हत्या हो गई थी। करेक्ट। तो उनकी जगह फिर कोई और बने। तो इन्होंने ऐसा रूप बनाया है कि भाई आप जो है 2 कार्यकाल ही कर सकते हैं। और चूंकि इस तरह से जब वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो उसके केस में क्या होगा, क्योंकि वो तो कुछ टाइम एक्स्ट्रा कर लिया, तो इन्होंने उनके लिए रूल बनाया है कि अगर आपने 2 साल का पूरा कार्यकाल कर लिया तो वो फिर एक कार्यकाल के रूप में गिना जाएगा। ओके।
अगर आपके 2 दिन 2 साल में कम है, 1 दिन कम है, तो वो काउंट नहीं होगा, अदरवाइज वो काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखो तो मैक्सिमम किसी पॉसिबिलिटी में अगर देखा जाए, कोई एक व्यक्ति वहाँ पे एज ए वाइस प्रेसिडेंट 2 साल से कम, 2 दिन कम प्रेसिडेंट बन सकता है और इसके बाद 8 साल और बन सकता है। अदरवाइज इन नॉर्मल केस सिर्फ एक व्यक्ति अपना 8 साल ही बन सकता है। इसीलिए आप देखो ना, ओबामा, बराक ओबामा 2 बार बने और 45 साल में रिटायर हो गए, 45-50 के अंदर। अब नहीं बन सकते वो, जबकि जो बाइडेन और अभी ट्रम्प दोनों 70 प्लस हैं, एक बारी हैं। अभी हो सकता है फिर इनमें से कोई बने। तो मैं यही बोलने वाला था कि अब आप कंपैरिजन करें तो आपको पता चल गया होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री का सिलेक्शन और अमेरिकी राष्ट्रपति के सिलेक्शन में जमीन आसमान का अंतर है। और अमेरिका की जो चुनने की प्रोसेस है, पूरी इलेक्शन की प्रोसेस, वो बहुत ही शानदार नज़र आ रही है और बहुत ही हकीकत में लोकतांत्रिक तरीके से नज़र आ रही है। बहुत ही प्री डिफाइन, पहले हर चीज़ पहले से प्री डिफाइन है, कैसे होगी, कौन सी डेट होगी, क्या होगा, कौन चुनेगा, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा। बहुत ही पारदर्शिता के साथ चीज़ें हो रही है, ट्रांसपेरेंट है। हाँ, और लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि चुनाव होने के बाद आप एक व्यक्ति को पावर दे रहे हैं, एक मजबूती दे रहे हैं, एक कमिटमेंट दे रहे हैं। देखिए, जनता ने अगर वोट डाला है आपको, जनता ने अगर चुना है, तो उसको फिर हिलाने वाला आप कौन होते हैं? कोई पार्टी पॉलिटिक्स क्या होती है? ये मेरे निजी विचार हैं कि अगर जनता ने 5 साल आपको दिए हैं तो आपको 5 साल होना ही चाहिए। ये नहीं कि एक ग्रुप बन गया, वो 2 ग्रुप बन गए, क्योंकि आप उस समय उसको एज ए रिप्रेजेंटेशन देखें, छोटे छोटे रिप्रेजेंटेशन, कि अब ये जनता की मर्जी है भाई, इतने विधायक चले गए तो इतने क्षेत्र की मर्जी थोड़ी ना हो गई। सही। इसीलिए मुझे जो विनर टेक्स ऑल हो सकता है, कई लोग गलत मानते हैं, कई लोग सही मानते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 250 साल में उन्होंने अमेंडमेंट लेके आए, लेकिन इसको बदलने का उन्होंने कभी किसी ने ट्राई नहीं किया। इसका मतलब ये वहाँ की पब्लिक भी चाहती है। इसमें एक सबसे अच्छी ब्यूटी ये भी है कि आप सोचिए कि एक बहुत छोटा स्टेट है, वहाँ पे सिर्फ 3 ही सीटें हैं, 2 सीनेटर की मिला के, या एक ही है, 3 सीटें हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि यार सामने वाला वहाँ जाएगा ही क्यों, कि यार राष्ट्रपति तो मैं जीत ही जाऊँगा। अगर विनर टेक्स ऑल ना हो तो उसको लगेगा 1 सीट मेरी आ जाएगी, 2 आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? करेक्ट। वो उतनी मेहनत नहीं करेगा। लेकिन विनर टेक्स ऑल से क्या है, तीनों आएंगी, उसको लगेगा मेरा प्रेस्टेज का पॉइंट है। आप पूरी स्टेट ले रहे हैं ना, तो वो एक बार तो वहाँ जाएगा और वहाँ के भी पब्लिक को उससे बात करने का मौका मिलेगा कि भाई हमारी अहमियत दो हमको। तो इससे एक छोटी जगह अहमियत भी मिलती है। अभी ऐसा बहुत ही कम होगा कि लद्दाख की 1 सीट है और जो पार्टी अध्यक्ष हैं हमारे, वो वहाँ पे जाएं और रैलियाँ करें, राइट? सही है। तो इसके कई फायदे भी हैं और कई लोग वो इसमें गलतियाँ भी निकालने की कोशिश करते हैं कि अरे ये क्या है, ये क्या है। तो अभी आपने देखा कि कितने खूबसूरती से अभी हम लोगों ने एनालिसिस किया, कंपैरिजन भी किया भारत और अमेरिका का। पर एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा अपना देखना है, कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 से बने हैं, तब से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, हमारे जो चुनावी प्रक्रिया है वो सब संविधान के हिसाब से ही चल रही है, लेकिन कुछ कुछ झलक में कुछ स्टेट में हमारे यहाँ भी देखने लगा हूँ। जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, कुछ स्टेट, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये ऐसे ही हो गए कि सारी सीटें बीजेपी को जा रही हैं। 25 में से 25 चली गई, 29 में से 29 चली गई, या 1-2 कम हो गई राजस्थान में। मतलब आपको नहीं लगता कि, मेरे को लगता है कि यार ये भी ऐसा ही लग रहा है, विनर टेक्स ऑल। करेक्ट। मोदी जी अपने सारे डेलीगेट्स को लेके चले आ रहे हैं
Correct. एक्सेप्शनली एक दो इधर उधर हो गए अलग बात है, बट इट लुक्स लाइक दैट। लेकिन ये एक संयोग बस ही हो रहा है, आगे इसका कोई गारंटी नहीं है, और ये भी पता नहीं और भी कई स्टेट इसको फॉलो भी कर सकते हैं, भविष्य का तो हमको पता नहीं। लेकिन ये एक तरह से अच्छी चीज़ है, जो कम से कम भारत के प्रधानमंत्री को एक आत्मविश्वास तो देती है कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, भले ही वो लिखा हुआ ना हो। तो धन्यवाद चौहान साहब, आज अपने इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से आज हमारी जनता को समझाया कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कैसे सिलेक्शन प्रोसेस करता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया, इलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे स्टेट्स की भागीदारी होती है। इन सारी चीज़ों को मैं सच बताऊं, मुझे भी यूएस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन आज आपने मेरी भी आंखें खोल दी और जनता को भी डेफिनेटली ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच वंस मोर आपको कि आज हमारे पॉडकास्ट में आप जुड़े और आपने सारी चीज़ों को क्लियर किया हमारी जनता के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के एक्सक्लूसिव और बोलते हैं ना एक्साइटेड पॉडकास्ट हमारे चैनल पे आते ही रहते हैं। तो प्लीज़ अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जरूर कर लेना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये जो लाल कलर का बटन है, इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब बटन, इसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, इससे आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे। और जो घंटी का बटन है, इसको जो दबा देना, इसको दोबारा से जब भी मैं नया वीडियो, नया पॉडकास्ट अपने चैनल पे पब्लिश करूंगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस घंटी के बटन को जो दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे या किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो करना ही, उसके साथ साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करना है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।